नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक, मांगा संपत्ति का ब्यौरा, फील्ड में भी करना होगा काम। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों समेत तमाम अन्य मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा। योगी ने सीनियर मंत्रियों को एक एक मंडल की जिम्मेदारी देकर वहां ऑन द स्पॉट काम की जानकारी लेने के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इस हिसाब से अब मंत्रियों को 7 दिन काम करना पड़ेगा। मंत्री वीकेंड में फील्ड और बाकी दिनों में लखनऊ में रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रशांत किशोर ने ठुकराया सोनिया गांधी का ऑफर, कहा कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप की है जरूरत, संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव जरूरी। जी हां दोस्तों, आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने इस पर खुद ही विराम लगा दिया है और कहा है कि कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। इसके पहले प्रशांत ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने प्रशांत से कांग्रेस में आने से पहले बाकियों का साथ छोड़ने को कहा था। मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ ने स्पीकर तेज बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए, 17,000 जगहों पर आवाज हुई कम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजें और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी। दोस्तों, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्विटर से डील के बाद एलन मस्क से बोले नितिन गडकरी, हमारे पास सभी क्षमताएं, भारत में नहीं चलेगी मेड इन चाइना टेस्ला। जी हां दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच अधिग्रहण की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। मस्क की ओर से लगाई गई करीब 44 अरब डॉलर की अधिग्रहण बोली को ट्विटर के बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बॉस बनने के बेहद करीब आ गए हैं। दोस्तों, इस बीच एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एलन मस्क को ऑफर दिया कि वे भारत में उत्पादन करें। गडकरी ने कहा कि अगर एलन मस्क भारत में उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारे पास सभी क्षमताएं और टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर वह उत्पादन चीन में करेंगे और भारत में बेचेंगे तो यह अच्छा प्रस्ताव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो यहां उत्पादन शुरू करें। भारत एक बड़ा मार्केट है, यहां बंदरगाह भी है, वे भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बीच गडकरी ने मेड इन चाइना टेस्ला के कॉन्सेप्ट की भारत में एंट्री की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि उनका भारत में स्वागत है, लेकिन मान लीजिए कि वह चीन में उत्पादन करना चाहते हैं और भारत में बेचना चाहते हैं तो यह भारत के लिए ठीक नहीं है। हमारा अनुरोध है कि वे भारत आएं और यहां मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलआईसी ने अपने आईपीओ के लिए 902-949 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया। मई के पहले हफ्ते में खुलने की है संभावना। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने मंगलवार को अपने 21,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 902 और 949 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय कर दिया। कंपनी में सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आईपीओ मई के पहले सप्ताह में खुलने की संभावना है। यह 9 मई तक खुला रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्विटर के मालिक बन गए एलन मस्क। टेस्ला के फाउंडर ने 44 अरब डॉलर में खरीदा, हर शेयर के लिए $54 में
में हुई कैश डील। जी हां दोस्तों, टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए की डील की है। ट्विटर के इंपेंडिमेंट बोर्ड के चेयरमैन फ्रेड टेलर ने भारतीय समय के मुताबिक रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 यानी कि 4,148 रुपए चुकाने होंगे। उनके पास पहले से ही ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी मौजूद है। वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ताजा डील के बाद उनके पास कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्यों लग रही है आग? नितिन गडकरी ने बताई वजह, बोले कंपनियां तुरंत करें यह काम। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कंपनियों से सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने के लिए आगे की कार्यवाही करने का आग्रह किया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जब मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में तापमान बढ़ता है तो वे ईवी बैटरी में कुछ समस्या होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि देश का ईवी उद्योग अभी शुरू हुआ है और इस बात पर जोर दिया जाए कि सरकार कोई बाधा नहीं डालना चाहती। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के लिए पहली प्राथमिकता सुरक्षा है। गडकरी ने यहां रायसीना डायलॉग में कहा कि लेकिन सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और मानव जीवन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनकी टिप्पणी इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाओं और इस वजह से लोगों की मौत व गंभीर चोटों की पृष्ठभूमि के मद्देनजर काफी अहम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छोटे बच्चों के लिए 2 वैक्सीन को मिली मंजूरी। 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन और 12 से अधिक की उम्र वालों को जाइकोव डी लगेगी। जी हां दोस्तों, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैंडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, यह फैसला ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC की मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाने के लिए डेटा मांगा गया था। फिलहाल दोस्तों 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 15 से 17 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। आज मिली मंजूरी के बाद देश में 6 से 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को कुल 3 कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी का नया मुकाम, दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बने। अडानी वारन बफेट को भी पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार अब अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कुल नेटवर्थ $123.2 अरब आंकी गई है। उन्होंने वारन बफे को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। इस तरह दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों में 2 भारतीय हैं। दोस्तों, टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उनकी कुल नेटवर्थ $269 अरब आंकी गई है। जेफ बेजोस $170.2 अरब की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनके परिवार की कुल संपत्ति 166.8 अरब आंकी गई है और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर वे काबिज हैं। दोस्तों, चौथे पर बिल गेट्स हैं जिनकी $130 अरब संपत्ति है और 5वें पर है गौतम अडानी जिनकी $123.2 अरब संपत्ति है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL के बाद खिलाड़ियों को मिलेगा आराम। रोहित, राहुल, विराट समेत 7 प्लेयर्स दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट का प्रयास। जी हां दोस्तों, IPL के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद भारतीय टीम 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होगी। दोस्तों, 3 सप्ताह के इस महत्वपूर्ण दौरे से पहले कुछ खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों को आराम देने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा आराम पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। दोस्तों, बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू T20 सीरीज के सारे मुकाबलों में ये सभी प्लेयर्स हिस्सा नहीं लेंगे। इस सीरीज में बायो बबल भी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
नवनीत राणा के दावों को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने वीडियो शेयर कर किया खारिज, थाने में चाय पीती दिखी सांसद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने खार पुलिस स्टेशन का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा चाय पीते हुए दिख रहे हैं और साथ ही उनके सामने बोतल में पानी भी रखा हुआ है। दरअसल दोस्तों, नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 23 तारीख की रात खार पुलिस स्टेशन के अंदर बिताया और उन्हें पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। नवनीत राणा ने लिखा था कि जब उन्होंने पानी मांगा तो पुलिस वालों ने उन्हें नीची जात का कह के पानी नहीं दिया। हालांकि खार पुलिस थाने में लॉकअप नहीं है। यही वजह है कि अगर उस पुलिस थाने में किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो उसे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के पास बने लॉकअप में रखा जाता है। नवनीत राणा पूरी रात खार पुलिस स्टेशन में रहने की बात कर रही है, जबकि उन्हें सांता क्रूज के लॉकअप में रखा गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान कराची यूनिवर्सिटी परिसर में धमाका, 3 चीनी नागरिकों समेत 4 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को बचाव सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कराची यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर एक कार विस्फोट में 3 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये एक टारगेटेड हमला था। चाइनीज टीचर को निशाना बनाया गया। इस धमाके में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास हुई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन में धमाका हुआ। विस्फोट के बाद बचाव और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। इसके साथ ही बचाव और राहत अभियान भी जारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में रिकवरी, 468 अंक चढ़कर खुला सेंसेक्स। जी हां दोस्तों, लगातार 2 कारोबारी सत्र में गिरावट के बाद शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी दिखाई दी। कारोबार के शुरुआत में 30 अंकों वाला सेंसेक्स 57,066 पर खुला। वहीं 50 अंक वाले निफ्टी ने 167 अंक के उछाल के साथ 17,121.30 अंक पर कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स के सभी 30 शेयर हरे निशान के साथ कारोबार करते देखे गए। इससे पहले प्री ओपन सेशन में भी सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर में तेजी देखी गई थी। दोस्तों, ट्रेडिंग सेशन के दौरान 1739 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं 322 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली और 60 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी तरफ दुनिया भर के बाजारों में भी मिला जुला रुख रहा। अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स 240 अंक बढ़कर बंद हुआ। ट्विटर का शेयर 5% उछला। यूरोप के बाजार की बात करें तो यहां 1.5 से 2% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महंगा हो सकता है मोबाइल पर बातें करना और नेट सर्फिंग, टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा सकती है फिर से मोबाइल टैरिफ। जी हां दोस्तों, मोबाइल टैरिफ और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियां मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही है। दरअसल दोस्तों, निष्क्रिय यूजर्स के चलते टेलीकॉम कंपनियों का ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, घटता जा रहा है। इसमें बढ़ोतरी करने के साथ राजस्व बढ़ाने के मकसद से कंपनियां मोबाइल टैरिफ बढ़ा सकती हैं। इससे पहले साल 2021 के खत्म होने के ठीक 1 महीने पहले एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के अलावा रिलायंस जियो ने प्रीपेड मोबाइल टैरिफ को बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड के साथ अब पोस्टपेड मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, ट्राई ने 5G सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की कीमतों को लेकर अपने सुझाव सरकार को सौंप दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को इस बोली में हिस्सा लेने के लिए पैसे जुटाने और वित्तीय सेहत में सुधार करने के लिए ये कंपनियां फिर मोबाइल टैरिफ बढ़ा सकती हैं, और इस बार कंपनियों की नजर पोस्टपेड मोबाइल टैरिफ और डाटा रेट्स पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, KGF 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर 12वें दिन KGF को लगा बड़ा झटका, कमाई में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पुराने कई बड़े फिल्मों को कमाई के मामले में पस्त कर दिया। इस फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि अब 12वें दिन फिल्म की कमाई में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक KGF 2 ने सोमवार को 12वें दिन 8.28 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इससे पहले रविवार को फिल्म ने 22.68 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था।
अब तक फिल्म ने 329.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है, लेकिन दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की इस कमाई को अच्छा माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के मंत्री ने कहा जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कल मोदी करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 2483 नए मामले मिले। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि जून के अंत में कोरोना की चौथी लहर पीक पर हो सकती है। उन्होंने IIT कानपुर की स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि इसका प्रभाव अक्टूबर तक रहेगा। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 12 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के 45 करोड़ लोगों ने जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया, इनमें से ज्यादातर महिला कर्मचारी शामिल। जी हां दोस्तों, भारत की रोजगार की समस्या खतरनाक रूप ले रही है। मुंबई में एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए डेटा के मुताबिक सही नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय, खासतौर पर महिलाएं श्रमिकों की लिस्ट से पूरी तरह बाहर होती दिख रही है। दरअसल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई। इसमें लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला। CMIE के मुताबिक भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं, जिनमें से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रवि शास्त्री ने दिया था टीम इंडिया को गुरु मंत्र, कहा वो तुम्हें एक गाली दे तो तुम उन्हें 3 देना। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री हमेशा से ही अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अब शास्त्री ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ECB के नए निर्देशक रॉबर्ट को भी सलाह दी है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में किस तरह जीती थी। रवि शास्त्री ने कहा कि हम आक्रामक होकर खेलते थे और जिससे विरोधी टीम को कोई मौका नहीं मिले। फिटनेस का शीर्ष स्तर, तेज गेंदबाजों का समूह तैयार करना जो विदेशों में 20 विकेट चटका सके, और यह आपके रवैये से भी जुड़ा है, विशेषकर जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं। मैंने लड़कों से कहा कि अगर आपको एक गाली दी जाती है तो आप उनको रिटर्न में 3 गाली दीजिए, 2 हमारी भाषा में और 1 उनकी भाषा में। शास्त्री 2014 से 2021 के बीच 1 साल को छोड़कर बाकी समय भारत के कोचिंग स्टाफ के प्रमुख रहे। इस 1 साल के दौरान अनिल कुंबले को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नए क्रिकेट निर्देशक बनाए गए रॉबर्ट को सलाह देते हुए कहा कि इंग्लैंड के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ड्यूक गेंद की तरह मोटी चमड़ी विकसित करने की जरूरत है, जैसे उन्होंने जलने वाले लोगों का सामना करने के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के रुख पर उठ रहे सवालों का विदेश मंत्री ने दिया जवाब, यूरोपीय मुल्कों को दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को लेकर यूरोप की तरफ से उठ रही उंगलियों और सवालों पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने यूरोपीय कुनबे को दोहरे मापदंडों पर आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यूक्रेन संकट से यूरोप को चिंता हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान संकट के वक्त उसका रुख और नजरिया अलग था। रायसीना डायलॉग के मंच से 3 यूरोपीय मुल्कों के विदेश मंत्रियों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूरोप के देशों को अब वैश्विक व्यवस्था की चिंता हो रही है, लेकिन एशिया में इसकी चुनौती काफी समय से चल रही है। यूक्रेन में जो हो रहा है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ उसे भी वैश्विक व्यवस्था के किसी मानदंड से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल, 24 घंटों में आए 1204 नए मामले। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में यहां कोविड-19 के 1204 नए केस दर्ज किए गए। वहीं दोस्तों एक शख्स की कोरोना से मौत भी हुई। इसके अलावा 863 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं दोस्तों अगर दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो ऐसे मरीजों की संख्या अब 4508 पहुंच गई है। फिलहाल राजधानी में 3190 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में है, जबकि 114 कोविड-19 मरीज अस्पताल में भर्ती है। इनमें से 39 ICU में है और इतने ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं 4 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो अभी वेंटिलेटर पर हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
विश्व की सबसे बड़ी थल सेना यानी कि जमीन पर लड़ाई करने वाली सेना कौन से देश के पास है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई जमीन पर करने वाली सेना कौन से देश के पास है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।